नमस्कार साथियों, सीबीएल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएम पटेल और आज हम फिर से करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। करंट अफेयर या समसामयिक घटनाएं जो 26 जून से 1 जुलाई तक विभिन्न न्यूज़पेपर, आपके जो मैगजीन हैं या जो आपके कोई आर्टिकल लिखे गए हैं, उनसे जो महत्वपूर्ण हमारे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको संकलित करने का हमने प्रयास किया है। तो आज हम उनमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वो टॉपिक कौन से हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। 3 विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, संघ या केंद्र सरकार। अभी हाल में ये चर्चा में आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार, हम शब्द सामान्यतः 2 शब्द प्रयोग करते हैं, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हम केंद्र सरकार की जगह क्या शब्द प्रयोग करेंगे? यूनियन शब्द, ठीक है, या संघ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। संघ सरकार या जिसे हम कहें यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। मतलब सेंटर शब्द का प्रयोग वैसे नहीं किया गया है। तो क्या सेंटर शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए या उसकी जगह हमें संघ सरकार का जो शब्द है वो प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है और कौन सा शब्द के लिए वैधानिकता प्रदान की गई है, और सेंटर या जो केंद्र शब्द है, केंद्र सरकार का शब्द है, वो क्यों प्रचलन में है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है भारत नेट परियोजना। पूरे भारत में, मतलब पहले इसकी शुरुआत की गई कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतें हैं, तो पंचायतों को नेट से जोड़ा जाए, और बाद में फिर इसको 2015 में विस्तारित किया गया और पूरे भारत में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, नेट से इसको जोड़ा जाए। हालांकि ये परियोजना पहले की है, लेकिन अभी इसमें जिसको फंडिंग प्रदान की गई है, इस कारण ये चर्चा में है। हम देखेंगे कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं और इसका क्या महत्व हो सकता है, कौन इसको फंडिंग कर रहा है। इसके बाद तीसरा है चुनावी ट्रस्ट योजना। जो चुनावी ट्रस्ट योजना है जो 2013 की है, लेकिन चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक अभी संस्था के द्वारा जो है किसी पार्टी को चंदा दिया गया है, या जो आपका चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं हम, इसके माध्यम से चंदा दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है किस पार्टी को या किन पार्टियों को वो चंदा दिया गया है। इसलिए चर्चा में है कि भाई क्या ये बताना जरूरी है किस पार्टी को आपने चंदा दिया है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो क्या होता है ना, इसका महत्व क्या होता है और इसमें जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। तो इन सारे आयामों पर हम चर्चा करेंगे। चले आगे चलते हैं। साथ ही हम हर बार की तरह जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो विषय पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न है, भारत नेट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसे संचार मंत्रालय के तहत दूर संचार विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट हैं हमें कब पता चलेंगे सही या गलत है, हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं भी इनका उत्तर बताऊंगा और मेरे उत्तर बताने के पहले आप स्वयं बता देंगे इनका आंसर या जो उत्तर क्या होगा, क्योंकि हम जो इसको टॉपिक पढ़ेंगे तो सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय व्यवस्था की हैं या राजनीतिक व्यवस्था के संघीय ढांचे की हैं। पहला, कठोर और लिखित संविधान। दूसरा, द्विसदनीय विधानमंडल। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब इनमें से 1 और 2 सही हैं या 2 और 3 सही हैं, 1 और 2 सही, इस प्रकार हमें बताना। अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसको हल करने में कोई दिक्कत हमें नहीं जाएगी। तो चलें आगे चलते, इसका जवाब भी हम देखेंगे जब हमारा वीडियो समाप्त होगा। तो लास्ट में हम इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है क्या संघ सरकार का या केंद्र सरकार का, 2 शब्द हैं, इसमें किसका प्रयोग किया जाए। चर्चा में क्यों? तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में केंद्र सरकार शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर संघ सरकार का शब्द प्रयोग करने का फैसला लिया है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए चर्चा में है कि केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग किया जाए या संघ सरकार का प्रयोग किया जाए।
संविधान सभा का पक्ष देखते हैं कि संविधान सभा ने इस पर क्या चर्चा की है। तो देखिए, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसका पहला क्लॉज कहता है कि भारत जो कि क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, 1948 में संविधान सभा का जब प्रारूप तैयार किया गया तो उस समय जो हमारे संविधान सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने संघ शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, और क्यों किया था, इसकी दो बातें हैं। क्यों, भारतीय संघ इकाइयों द्वारा समझौते का परिणाम नहीं था। इसका मतलब है कि हमारे जो वर्तमान में राज्य हैं, तत्कालीन समय में जो राज्य हमारे बनाए गए थे, उन राज्यों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था कि हमें भारत में शामिल होना है या हमारी ये निम्न कोई शर्तें हैं। ठीक है, हमने भारत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, भारत के संचालन की दृष्टि से उसे हमने कई भागों में, कई राज्यों में बांटा था। दूसरा, इसकी जो इकाइयां हैं या राज्य हैं, संघ से अलग होने का इन्हें अधिकार नहीं है या स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है ना, हमारा कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित नहीं कर सकता है, उसको ऐसी कोई शक्ति संविधान ने नहीं दी थी और ना ही आज है। तो ये दो बातें इससे तय होती हैं कि भारत जो है वो संघ है। ठीक है, इसलिए संघ शब्द का प्रयोग करने की यहाँ पर इन्होंने वकालत की थी। संविधान सभा के सदस्य संविधान में केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग ना करने के लिए बहुत सतर्क थे, क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना था या दूर करना था। इसका मतलब देखिए, समझ, हम ये आप सर्किल है, इसके अंदर हम ये कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्र। केंद्र का मतलब है कि बीच वाली स्थिति, जबकि जो संघ है, संघ का मतलब है ये पूरा सर्किल। मतलब जैसे यहाँ पर ये जो सारे राज्य हैं, इन सबको हम जो शामिल कर लेंगे तो इसे कहेंगे हम संघ। और किसी एक जगह पर्टिकुलर की बात करें, हम उसे कहते हैं केंद्र। तो सारी शक्तियाँ एक जगह एकत्रित होना या निहित होना, उसे केंद्र शब्द कहा जाएगा। और संघ का मतलब है कि शक्तियाँ सब में बटी हुई है। तो संघ शब्द ज़्यादा सही है और हमारा संविधान भी संघ शब्द की इजाज़त देता है। अब संविधान के जो विशेष जानकार हैं सुभाष कश्यप, ये कहते हैं शाब्दिक दृष्टि से केंद्र एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है, जबकि संघ एक संपूर्ण वृत्त है। जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका सर्किल है, वृत्त के अंदर एक केंद्र बिंदु है, ये क्या है, इसे केंद्र कहेंगे या केंद्र को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। जबकि जो संघ है, संघ का मतलब ये क्या है, पूरा, इसको पूरा का डिनोट कर रहा है, पूरे को इंगित कर रहा है, ये संघ शब्द है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध वास्तव में संपूर्ण और उसके हिस्सों के बीच का संबंध है। क्या है, राज्यों के बीच का संबंध वास्तव में संपूर्ण और उसके हिस्सों के बीच का संबंध है। मतलब ये जो हमारा भारत है, इसके जो राज्य हैं ये कई हिस्सों में बटे हुए हैं, इसका सिर्फ लेकिन संबंध है वो संपूर्ण है। मतलब ये अलग अलग नहीं है, इनमें सब में शक्तियाँ बटी हुई हैं। संघ और राज्य दोनों संविधान द्वारा बनाई गई इकाइयाँ हैं और दोनों को संविधान के माध्यम से अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं। हम पढ़ते हैं भारत में केंद्र राज्य संबंध, आर्टिकल 245 से लेकर हम 293 तक पढ़ते हैं। तो केंद्र के अलग अधिकार हैं, राज्य के अलग हैं। और इसमें आप जानते हैं 3 सूचियां हम पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची ऐसी सूची है, उस सूची पर जो विषय दिए गए हैं या उस सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, केंद्र सरकार को। ऐसी राज्य सूची वो सूची है जिस सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, राज्य सरकार को। और ऐसी तीसरी सूची से हम संवर्ती सूची कहते हैं। संवर्ती सूची वह सूची है जिस सूची पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र राज्य दोनों को प्रदान की गई है। तो दोनों को शक्तियां कहाँ से मिली, संविधान से। और दोनों की शक्तियों का क्या है, स्पष्ट वर्णन किया गया है। एक इकाई अपने स्वतंत्र क्षेत्र में दूसरी इकाई के अधीन नहीं है। जैसे कोई राज्य है ना, वो उसका अपना अलग अस्तित्व है और दूसरे राज्य का अपना अलग अस्तित्व है। कोई राज्य, कोई इकाई दूसरी इकाई के अंदर अधीन नहीं है। एक का अधिकार दूसरे के साथ समन्वित है, ठीक है ना। लेकिन जो अधिकार हैं वो कोऑर्डिनेशन, समन्वित के आधार पर हैं कि एक का अधिकार दूसरे के साथ, जैसे एक राज्य को जो अधिकार हैं वही दूसरे राज्यों को अधिकार हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट इसका वर्णन किया गया। हालांकि कुछ जो राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कि संघात्मक और एकात्मक सरकार होती क्या है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं।
दो डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पर देखें कि ये आपका वृत्त है, मतलब कोई राज्य है, और ये उसकी इकाइयां हैं। शक्तियां आप देखें, मतलब आधा सर्किल अंदर है, आधा बाहर है, मतलब आधी शक्तियां लगभग किसके पास हैं, इकाइयों के पास हैं, और आधी शक्तियां किसके पास हैं, संघ के पास हैं। यहां पर देखें एकात्मक, सिर्फ आपका जो सर्किल है इसके अंदर कोई इकाई आपको नहीं दिख रही है, सिर्फ क्या है, एक ही संघीय इकाई कहें ऐसे, या संघीय राज्य कहें, देश है एक ही है, इसमें प्रांतों या इकाइयों या राज्य के रूप में इसको नहीं बांटा गया है। सारी शक्तियां इसमें एक ही में ही निहित होती है, एक ही सरकार में, उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। और यहाँ पर संघात्मक मतलब दो प्रकार की सरकार हमें मिल रही है, एक जो इकाइयों की सरकार है इसे सामान्यतः हम राज्यों की सरकार कहते हैं, और दूसरी जो है उसे हम केंद्र सरकार प्रचलन में है, लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो इसे हम संघीय सरकार कहते हैं। तो ये जो सर्किल है वो संघात्मक राज्य का है, और ये आपका है वो एकात्मक सरकार का या एकात्मक राज्य का है। अब देखते हैं इनमें और अंतर क्या है, तो और क्लियर होगा आपको कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, संघीय सरकार क्या होती है। सबसे पहला हम देखते हैं द्वैध शासन व्यवस्था या दोहरी शासन व्यवस्था, मतलब दो शासन व्यवस्था होती है। एक केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार की अपनी क्या होती है, विधायिका होती है, अपनी कार्यपालिका होती है, और ऐसे ही इकाइयों की अपनी सरकार होती है, इसे हम राज्य सरकार कहते हैं। इनकी अपनी विधायिका होती है, अपनी कार्यपालिका होती है, अपना प्रशासनिक सिस्टम होता है, मतलब केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, दोनों के लिए अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां होंगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं जैसे हमारे भारत में 3 सूचियां हैं। पहली सूची इसे हम कहते हैं केंद्र सूची, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी राज्य सूची, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी जो हमारी समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन एकात्मक सरकार की बात करें तो केवल एक सरकार होती है ना, यहाँ प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार नहीं होती, और सारी शक्तियां उसी सरकार में निहित होती हैं, इसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। दूसरा, संघीय सरकार में देखें तो संविधान लिखित होता है ना। अब लिखित क्यों होता है, संघीय सरकार का मतलब होता है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, क्लियर डिवीजन होता है कि ये केंद्र सरकार की या संघीय सरकार की शक्तियां हैं, ये आपकी राज्य सरकार की या इकाइयों की शक्तियां हैं। तो उनमें कोई किसी प्रकार का विवाद ना हो, है ना, उसके लिए लिखा होना जरूरी है, और इसलिए संविधान यहाँ लिखित होता है। लेकिन एकात्मक सरकार का लिखित भी हो सकता है, जैसा फ्रांस का है, और ब्रिटेन का आप जानते ही अलिखित है, तो अलिखित भी हो सकता है। अब देखें, अगर लिखित संविधान होगा तो कठोर संविधान हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें चेंज करना या उसमें बदलाव करना आसान नहीं होता है। लेकिन इसको और कठोर रखा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आसान नहीं बनाया जाता है कि जब चाहे तब सरकार इसमें चेंज कर ले। क्यों, अगर सरल बनाया गया तो संघ सरकार क्या करेगी, राज्यों की सरकारों के हितों को प्रभावित कर सकती है, उनकी शक्तियों को कम कर सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसकी प्रक्रिया कठोर बनाई जाती है। इकाइयां और संघ दोनों मिलकर इसमें बदलाव या संशोधन करते हैं। अब अलग अलग देश में हालांकि अलग अलग प्रावधान है, लेकिन एकात्मक सरकार में क्या होता है, फ्लेक्सिबल या लचीला संविधान होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि ब्रिटेन की संसद को पावर है कि वो संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है। और हम देखें कि फ्रांस का जो संविधान है वो कठोर है, मतलब एकात्मक में कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। फिर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 3 सूची, सबसे पहले आपकी केंद्र सूची, फिर आपकी राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियां होती हैं जिसमें केंद्र की शक्तियां या केंद्र के जो विषय हैं जिन पर वो कानून बनाएगी वो केंद्र सूची में है। राज्य संबंधी जो विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है वो राज्य सूची में, और समवर्ती पर दोनों कानून बनाते हैं। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक ही संघीय सरकार है, कुछ राज्य सरकार क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, तो शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। सारी शक्तियाँ संघीय सरकार या जिसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं उसमें निहित होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता। जो संघीय सरकार है यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च घोषित किया जाता है, संविधान की सुप्रीमेसी होती है, संविधान के अधीन रहकर काम करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे आपकी वो संघीय सरकार हो। लेकिन यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी नहीं होती। जैसे आप ब्रिटेन देखें ना, तो ब्रिटेन की जो संसद है या जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है,
ठीक है ना, वहाँ लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, तो संसद जब चाहे तब उसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन जहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती तो उतनी आसानी से संविधान में बदलाव नहीं किया सकता है। आपको मालूम है कि ब्रिटेन की संसद जो है ना, ब्रिटेन की विश्व की सबसे पावरफुल या शक्तिशाली विधायिका है। डी लोमले इसके बारे में कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद को एक पुरुष को स्त्री बनाने और एक स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ करने की पावर है, मतलब जो चाहे वो कर सकती है। तो वहाँ पर संविधान सर्वोच्च नहीं है। फिर आते हैं द्विसदनीय विधायिका, है ना, 2 सदन वाली विधायिका होती कहाँ पर, संघीय सरकार में। ऐसे भारत में आप देखें तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। आप जैसे अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पर आपको एक सीनेट मिलेगा, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, लेकिन 2 हाउस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जबकि एकात्मक सरकार में हम देखें ना तो यहाँ पर भी आपको द्विसदनीय विधायिका मिल जाएगी। जैसे ब्रिटेन में देखें, हाउस ऑफ कॉमन है आपका, और दूसरा जो है जिसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर एक सदनीय विधायिका भी देखने को मिलेगी, जैसे चाइना की बात करें, या कुछ कुछ देशों में आपको मतलब एक सदनीय विधायिका भी हो सकती है, द्विसदनीय विधायिका भी हो सकती है। अब संघीय सरकार की बात करें तो यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया जाता है, क्योंकि अगर संघीय और जो इकाइयाँ उनके मध्य कोई विवाद होता है तो उनको निपटारे के लिए ऐसी न्यायपालिका की आवश्यकता होगी जो संघीय सरकार या किसी इकाई के अधीन या उसके नियंत्रण में ना हो, तभी वो स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाएगी। यहाँ पर स्वतंत्र हो भी सकती हो, स्वतंत्र ना भी हो। जैसे हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में न्यायपालिका को उतनी पावर नहीं इतनी भारत की न्यायपालिका को है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आप समझ गए होंगे एकात्मक सरकार क्या होती है और आपकी संघात्मक सरकार क्या होती है। अब जो केंद्र सरकार शब्द है, इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, है ना, मतलब ये शब्द क्यों प्रयोग में नहीं किया जाना चाहिए, क्यों मामला उठ रहा है। तो सबसे पहले तो संविधान सभा द्वारा खारिज। संविधान सभा ने केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग को खारिज कर दिया था कि इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब संविधान सभा ने इस शब्द का इस्तेमाल करने पर या इसे खारिज कर दिया था, इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी, तो हम क्यों इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप देखें, विशेष रूप से इसको खारिज कर दिया था और इसकी जगह कहा था कि हमें संघ शब्द का प्रयोग करना है। अब इसका एक कारण और दूसरा कि औपनिवेशिक विरासत है। जब ब्रिटिश सरकार थी तो उसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, जो भी कानून पारित होते थे ना, तो केंद्रीय सरकार, उनकी विधायिका तो केंद्रीय विधायिका। तो ये शब्द कैसा लगता है, जब जब हम केंद्र सरकार कहते हैं ना, तो हमें उस समय की याद आती है ब्रिटिश काल की। तो औपनिवेशिक विरासत है, हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, हमें संघ शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि हम धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार शब्द के आदी हो गए थे, तो हम आज़ाद होने के बावजूद भी उस शब्द का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। तो हमें संघ शब्द का प्रयोग करना चाहिए, एक मुद्दा है। उसके अलावा और हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा मुद्दा है कि संघवाद के विचार के साथ संघर्ष। भारत एक संघीय सरकार है, हम जानते हैं, भारत राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों के लिए शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, संविधान में प्रावधान किया गया है। शासन करने की शक्ति पूरे देश के लिए एक सरकार के बीच विभाजित है, जो सामान्य राष्ट्रीय हित के विषयों पर राज्यों के हेतु जिम्मेदार है। हालांकि जो हमारी संघीय सरकार है उसके पास कुछ शक्तियां ज़्यादा है, लेकिन वो राज्यों के विकास के लिए, राज्यों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो राज्य के विस्तृत दिन प्रतिदिन की शासन की देखभाल करती है। कोई समस्या आ गई अगर राज्य में, तो ऐसा केंद्र सरकार नहीं कह सकती कि नहीं आप ही देखें। उसके लिए केंद्र सरकार भी हमारे यहाँ, जिसे हम संघीय सरकार कहते हैं, संघीय सरकार जिम्मेदार है। सुभाष कश्यप जी कहते हैं, केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का उपयोग करने का मतलब होगा कि राज्य सरकारें इसके अधीन है। वही डायग्राम आप समझ लें कि ये आपका व्रत है या संघीय सरकार है, और अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं, ये इकाइयां हैं और किसी एक में अगर कोई शक्ति निहित है, या डायरेक्ट आप समझें ये केंद्र है। केंद्र का मतलब हुआ कि सारी शक्तियां इसमें हैं और बाकी इकाइयां इसके अधीन है। जबकि संघ का मतलब है कि कोई किसी के अधीन नहीं है ना, दोनों का अपना अस्तित्व है, मिलजुल कर वो क्या करेंगे, देश का विकास कर रहे हैं। राज्यों की अपनी अलग भूमिका है, केंद्र की या संघ की अपनी अलग भूमिका है, लेकिन बड़ा छोटा का कोई भाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। चल आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि भारतीय जो संविधान है इसकी संघीय प्रकृति है,
वो क्या है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। और आप जानते हैं आधारभूत संरचना का मतलब कि संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें बदलाव देश के या समाज के हित में नहीं होगा, और उसमें ना तो संसद उन्हें बदल सकती है ना न्यायपालिका उन्हें बदल सकती है। वो संविधान के पिलर हैं और वो आकांक्षाएं हमारे संविधान निर्माताओं की जिन पर हमारा संविधान टिका हुआ है। तो ये हमारी मूल विशेषता है और इसकी रक्षा करना क्या है, हमारे चाहे संघ सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात है, इनका कर्तव्य है। तो दोनों की दिशा में कार्य करना चाहिए जो भी सत्ता में रहते हैं। उसके बाद देखें, भारत जो है विविधतापूर्ण देश है। इसके संघवाद के जो स्तंभ है, स्वायत्ता है, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीकरण के बीच एक उचित संतुलन है ना। ये सब क्या है कि समय के हिसाब से, क्षेत्र की मांग के हिसाब से आवश्यक है, लेकिन इनमें सब में संतुलन रखने की आवश्यकता है। संतुलन करके हम रखेंगे तो इन समस्याओं से हम बच सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा हम देखें कि अत्यधिक अगर राजनीतिक केंद्रीकरण करें हम या विकेंद्रीकरण करें, दोनों भारतीय संघवाद को कमजोर कर सकते हैं। संघवाद मतलब क्या है, मिलजुल कर काम करेंगे। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया सहकारी संघवाद कि केंद्र और राज्य या केंद्र और जो संघ और राज्य हैं ये मिलकर काम करेंगे और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका को तय करेंगे। इसके अलावा विकट समस्या के संतोषजनक और स्थायी समाधान जो है वो किसी विधान, किसी पुस्तक में नहीं है। इसका समाधान कैसे है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उनकी जो अंतरात्मा है वो क्या गवाही देती है कि कैसे कुछ जो निर्णय हैं वो देश के विकास में बाधक हो सकते हैं, कुछ ऐसे निर्णय हैं जो देश को आगे ले जा सकते हैं। तो जब निर्णय लिया जाए तो इनकी अंतरात्मा जवाब देती है कि हाँ ये जो निर्णय है वो देश के हित में है, तो हमेशा ऐसे निर्णयों को इनको क्रियान्वित करना चाहिए। तो इनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ये काम करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत नेट परियोजना। अब भारत नेट जो परियोजना है इसे अभी केंद्र सरकार ने क्या है 19,41 करोड़ रुपए हैं और कुल कितने 29,430 करोड़ में से ये अभी प्रदान किए हैं। और इसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी में व्यवहार्यता अंतराल अनुदान है ना, थोड़ा कठिन शब्द है, इंग्लिश में वायबिलिटी गैप फंडिंग है ना, BGF के तहत ये प्रदान किए गए हैं और इसलिए चर्चा में है। अब ये मामला या जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है, इसको ऐसा समझिए कि अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति कोई ऐसा फैक्ट्री या कोई ऐसा कार्य कंपनी किसी भी माध्यम से वो खर्च करना चाहता है या रोड सड़क बनाना चाहता है, पुल बनाना चाहता है, जिससे क्या है जनता को फ़ायदा है या देश के विकास में इसका योगदान हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट में उसकी लागत आई मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, लेकिन उसके पास 100 करोड़ रुपए नहीं है। वो गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को देखेगी कि हाँ इस प्रोजेक्ट से देश को या समाज को फायदा हो सकता है, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसका योगदान हो सकता है। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 50 करोड़ या 60 करोड़ मेरे पास हैं, लेकिन मैं 100 करोड़ इसमें खर्च नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मंशा ऐसी है। तो सरकार क्या करेगी कि वो जो गैप बच रहा था, मतलब 60 करोड़ वो व्यक्ति लगाने को तैयार है लेकिन 40 करोड़ उसके पास कम पड़ रहे हैं, तो सरकार ये वायबिलिटी जो आपका गैप फंडिंग है इसके माध्यम से वो 40 करोड़ उसे प्रदान करेगी, क्योंकि उसकी मंशा देश के विकास में योगदान देने की है। तो जो 40 करोड़ जिस प्रक्रिया के तहत दिया गया उसी कहते हैं हम क्या, BGF, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से ये 19,041 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, इसलिए चर्चा में है। अब देखते हैं कि जो भारत नेट परियोजना है क्या। सबसे पहले यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जिसमें क्या होगा पूरे भारत को है ना, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो आपका नगरीय क्षेत्र हो, पूरे क्षेत्र को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा ये क्रियान्वित किए जाने वाला एक मिशन है, इसके द्वारा ये क्रियान्वित किया जा रहा है। BBNL भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1,000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV है, ठीक है ना, मतलब इसके द्वारा चलाया जा रहा है और ये क्या है तो इस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग के द्वारा ये क्रियान्वित किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें सिर्फ क्या है ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। इस ग्राम पंचायतों में भी क्या था कि 2.5 करोड़ ग्राम पंचायतों को इसके माध्यम से जोड़ा जाना था,
लेकिन 2015 में इसमें बदलाव किया गया। 2011 में पहले शुरुआत हुई और इसकी जो विस्तार था वो बढ़ा दिया गया कि अब सिर्फ ग्राम पंचायतों नहीं, अब नगरीय क्षेत्र हो चाहे आपके ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सबको इसमें कनेक्ट करना। हालांकि इसमें स्पीड की जो एमबीपीएस थी वो 20 एमबीपीएस तक आ गई, पहले 100 एमबीपीएस लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पूरे भारत को ये कनेक्टिविटी से जोड़ना इसमें शामिल किया गया है। आगे देखते हैं हम कि यह राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी, इसे हम PPP मॉडल बोलते हैं, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित किया जा रहा है और डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए उच्च माप की नेटवर्क अवसंरचना है, जो बिना भेदभाव के क्या सबको या सभी घरों के लिए 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की स्पीड प्रोवाइड करेगा। ये थोड़ा ध्यान रखिए, फैक्चुअल कभी पूछ सकते हैं कि इसमें स्पीड का कितना लक्ष्य रखा गया है। बिना भेदभाव को सभी को नेटवर्क उपलब्ध होगा। और जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया कब साकार होगा? जब सभी तक या सभी लोगों तक, सभी घरों तक नेटवर्क या नेट की, इंटरनेट की पहुंच होगी, ठीक है, तथा सभी संस्थानों को उनकी मांग क्षमता के अनुसार, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और उतना वो अपना एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अभी हमने चर्चा की 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFM के तहत लॉन्च किया गया था और 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट 2015 में इसको बदला गया है। NOFM को ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण के माध्यम से सूचना हाईवे के रूप में स्टार्ट किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया गया था कि पहले 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना था और अभी वर्तमान में कहते हैं जो आंकड़े हैं कि लगभग जो आपकी 1.5 लाख हैं, सॉरी 2.5 करोड़ पंचायतों को इसके माध्यम से जोड़ना था और 1.5 करोड़ लगभग पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। और पहले इसमें जो एमबीपीएस की स्पीड रखी गई थी वो लगभग 100 एमबीपीएस थी और अभी जो इसको कम कर दिया, क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र अकेला शामिल था, ग्राम पंचायतें शामिल थी, अब लेकिन ग्राम पंचायतें हों चाहे आपका नगरीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों सभी घरों तक इस कनेक्टिविटी को पहुंचाना है। तो इसलिए इसकी एमबीपीएस ध्यान रखें, 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस की स्पीड यहाँ पर रखी गई है। अब देखिए ये जो संपूर्ण परियोजना है इसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड मतलब USOF के द्वारा पोषण या वित्त पोषण दिया जा रहा है, फंडिंग इसके माध्यम से किया जा रहा है, जिससे क्या होगा? देश के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं में सुधार होगा। इस उद्देश्य के माध्यम से इसे फंडिंग दी जा रही है। अब इसका उद्देश्य देखें हम तो ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, है ना, मतलब इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना, है ना, स्वास्थ्य का लाभ उठाना, शिक्षा, है ना, आजकल आप समझे कोरोना के बाद से डिजिटल शिक्षा को बहुत आवश्यक महसूस किया गया और उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। ई बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाना, इंटरनेट और अन्य सेवाओं के वितरण को सुगम बनाना। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी जो हमारी सुविधाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? इंटरनेट से। जब तक इंटरनेट की पहुंच गांव तक, घर घर तक नहीं होगी तब तक ये सुविधाएं आसानी से एक्सेस नहीं की जा सकती। और आप देखें कि इसका तीसरा चरण संचालित किया जा रहा है, अभी जो चल रहा है 2019 से 2023 तक। अब इसकी हम फंडिंग को देखें तो जब ये फंडिंग मिलती है, ये फंडिंग मान लीजिए भारत को फंडिंग मिली, है ना। अब इसमें भी क्या होता है कि संशोधन रणनीति में निजी क्षेत्र के भागीदारों द्वारा भारत नेट का निर्माण, उसका उन्नयन मतलब उसको और उसमें सुधार करना, उसका संचालन, रख रखाव और उपयोग शामिल होगा, जिसमें प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के द्वारा चुना जाएगा। अब इसमें भारत को चुना गया। अब भारत के पास जो पैसा आया, जो फंड आया, उसे भारत की संचित निधि में रखा जाएगा और संचित निधि से निकालकर फिर उस पैसे को खर्च किया जाएगा। चयनित निजी क्षेत्र के भागीदार पूर्व निर्धारित सेवा समझौते, है ना, मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट, SLA कहते हैं इसे, के अनुसार विश्वसनीय उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद है। उनसे ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जब आप इसको क्रियान्वित करेंगे तो विश्वसनीय होना चाहिए, स्पीड तेज होनी चाहिए और सब क्षेत्र तक, मतलब प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक व्यक्ति तक ये सर्विस पहुंच सके। और ये जो योजना है, भारत नेट परियोजना है, भारत के 16 राज्यों में संचालित किए जा रही है और 1.5 करोड़ हम जो कहते हैं कि वो तो इनको कनेक्ट कर ही चुके हैं।
अब देखते हैं हम कि जो पीपी मॉडल है या पीपी का ट्रिपल पी का जिसे हम बोलते हैं, इसका भारत नेट में क्या महत्व है या किस प्रकार ये सहायक हो सकता है। सबसे पहले तो तीव्र क्रियान्वयन होगा, ठीक है ना। ट्रिपल पी मॉडल के तहत क्या, संचालन, रखरखाव, उपयोग व राजस्व सृजन के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र होता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा हमें मिलती है देखने को। आपकी प्राइवेट जो सेक्टर है वो ज़्यादा इफिशियंट काम करता है, वो संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बेहतर सर्विस का जो जिसलिए जाना जाता है प्राइवेट सेक्टर, भारत नेट तेजी से अपना काम कर पाएगा या सही तरीके से उसका क्रियान्वयन हो पाएगा। दूसरा है बढ़ा हुआ निवेश, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा किसके माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर से, उसका प्रयोग करके निवेश जो अभी कम था वो निवेश ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्वेस्ट ज़्यादा होगा, तो बेहतर तरीके से इसका क्रियान्वयन हो सकेगा। इसमें तीव्रता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा बेहतर पहुँच, जब व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित होगा, है ना, सही आपका जो रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा, तो सभी लोगों तक इसकी पहुँच आसानी से हो सके, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो आपकी राज्य सरकारें हों, है ना, ई सेवाएं हैं, उन तक पहुंचने में ये मदद करेगा। इसके अलावा यह है ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसन, कौशल विकास, ई कॉमर्स, मतलब किसी भी सेक्टर की बात करें, सब सेक्टर। आप जानते ही आज कि इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट भी कुछ समय बाद आपका मौलिक अधिकार के रूप में मांग की जाए कि हमें मौलिक अधिकार ये होना चाहिए, क्योंकि हर जगह बिना इंटरनेट के व्यक्ति अब अधूरा महसूस करता है। तो हर जगह हमारी बेहतर पहुंच हो पाएगी इंटरनेट के माध्यम से। जब भारत नेट के माध्यम से व्यवस्थित क्रियान्वित होगा तो हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे और सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चुनावी ट्रस्ट योजना। हालांकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी 2013 की है, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है कि एक जो आपका परिवर्तन जो ट्रस्ट है, इसने जो किसी पार्टी को या दो पार्टियों को जो 3 करोड़ का चंदा दिया है या जो पैसा दिया है, उसके खुलासा नहीं किया है कि किस पार्टी को या किन पार्टियों को पैसा दिया है। तो पहली बार चुनाव ट्रस्ट या चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान की घोषणा की है। हालांकि चुनावी जो ब्रांड है, जो बॉन्ड है योजना, इसके तहत गारंटीकृत नाम ना छापने का हवाला देते हुए धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। मतलब जो उनने जो डोनेट किया है, जो पैसा दिया है, जो परिवर्तन नाम का जो ट्रस्ट है, इसने जो पैसा दिया है उसके बारे में ये नहीं बताया कि किसको ये पैसा दिया है, ठीक है। तो इसी का ये मुद्दे के कारण या इसी कारण ये चर्चा में है। तो देखते हैं कि जो चुनावी ट्रस्ट योजना हालांकि है क्या। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात करें कि आखिरकार होता क्या है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है। अब इस बैंक से आपने क्या है, जो गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए, मान लीजिए 10,000 का आपने ये बॉन्ड खरीदा और इस बॉन्ड को आपने किसी पार्टी को डोनेट कर दिया। अब इस डोनेट करने में जो आपका जो ट्रस्ट है वो काम करेगा, वो मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा कि आपने जो यहाँ पर ये बॉन्ड दिया, इस बॉन्ड को पार्टी क्या करेगी, बैंक से अपना भुना लेगी, जैसे ही बैंक में जाएगी उससे वो आपका कैश करा लेगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पैसा जिसने जमा किया है उसका पार्टी को नहीं मालूम कि पैसा कहाँ से आया है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं। हालांकि बैंक को मालूम है, लेकिन बैंक इसको गुप्त रखेगी और बैंक को ये मालूम है कि ये जो पार्टी ने कितना पैसा यहाँ से कैश कराया है। तो बैंक के पास हिसाब है किसने ये पैसा दिया और किसने ये लिया, इसकी जानकारी है। और जो आपका जो ट्रस्ट होगा ये इसकी जानकारी रखेगा कि इसने कब किसको कितना पैसा डोनेट किया है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं, तो ये बात आपको समझ में आई होगी थोड़ी। आगे देखते हैं, चुनावी ट्रस्ट भारत में एक गैर लाभकारी संगठन है। मतलब इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो किसी भी व्यक्ति से व्यवस्थित रूप से योगदान प्राप्त करने का कार्य करता है। चुनावी ट्रस्ट भारत में अपेक्षाकृत एक नया कॉन्सेप्ट है, नई अवधारणा है। यह देश में तेजी से हो रहे चुनावी पुनर्गठन का हिस्सा है। आप देखें 2013 के बाद ये कॉन्सेप्ट बदला है, किस माध्यम से आपको डोनेट करना है। चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 के तहत केंद्र सरकार, है ना, ने प्रारंभ की थी, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया था, है ना, इसने इसको नोटिफाई किया था, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा।
अब इसका उद्देश्य हम देखें, चुनावी ट्रस्ट का अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है ना, कि भाई इसकी प्रोसीजर क्या होगी, किस माध्यम से डोनेशन दिया जाएगा। जो स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करते हैं तथा इसे राजनीतिक दलों को वितरित करते हैं, मतलब जो पैसा आया इनके पास जनता के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, और इसे क्या करेंगे, ये किसी पार्टी के पास पहुंचा देंगे। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की एक धारा है 29 का ये, इसके तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल इस योजना के तहत पात्र होंगे। अगर कोई राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं है, इसमें पंजीकृत नहीं है, तो वो इस बॉन्ड को या इस डोनेशन को पाने का अधिकारी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई पार्टी बना ली लेकिन इसमें पंजीकृत नहीं करा है, जनप्रतिनिधि अधिनियम है 29A की धारा के तहत, तो वो व्यक्ति इसके लिए योग्य नहीं होगा। अब ट्रस्ट के हम देखें कि ट्रस्ट के लिए अनुमोदन के लिए मानदंड, इसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, क्या बनाए गए हैं कि एक चुनावी ट्रस्ट को अनुमोदित किया जाएगा यदि वो ये शर्तें पूरी करता है। पहली शर्त है कि कंपनी अधिनियम है ना 1956 की धारा 24 के उद्देश्य के लिए है ना या प्रयोजन के लिए कोई कंपनी रजिस्टर की गई है। सीधा सा मतलब है कि 1956 या कंपनी अधिनियम के तहत अधिकृत कंपनी होनी चाहिए। दूसरा है उद्देश्य, कोई लाभ अर्जित करना अथवा अपने सदस्यों या योगदानकर्ताओं को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ देना नहीं होना चाहिए, है ना। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अपने जो मेंबर हैं उनको भी डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा जो है लाभ मिलना चाहिए, इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लाभ लेना इनका उद्देश्य नहीं होगा, चाहे मेंबर की बात हो, चाहे उनकी बात हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो लाभ में शामिल नहीं होंगी। अब देखें कि स्वैच्छिक योगदान किनसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो क्या भारत के नागरिक हैं, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो इसमें अपना योगदान दे सकता है। ऐसी कंपनी जो भारत में पंजीकृत है वो भी अपना योगदान दे सकती है, डोनेट कर सकती है। ऐसी किसी फर्म जो भारत में निवास कर रहे एक हिंदू या अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के एक संघ के व्यक्तियों के निकाय से है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत का मतलब है कि जो भारत पहले था, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के हिस्से थे तो इसको कहते हैं अविभाजित भारत। इनमें से कोई जो हिंदू अविभाजित परिवार है या व्यक्तियों का कोई ऐसा समूह है वो भी इसमें क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उनसे स्वैच्छिक लाभ या योगदान ले सकते हैं। अब किन से नहीं ले सकते, तो उल्टा हो जाएगा, जो भारत का नागरिक नहीं है वो योगदान नहीं दे सकता। दूसरा, जो कंपनी अधिनियम के तहत क्या है पंजीकृत नहीं है वो लाभ नहीं ले सकता। कोई सरकारी कंपनी है वो भी इसमें डोनेट नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि सरकारी कोई कंपनी है या सरकारी व्यक्ति वो किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं हो सकता, उसे असमर्थकवादिता एक शब्द है कि वो किसी पार्टी की तरफ झुकाव ना होकर सरकार के लिए काम करता है। और किसी विदेशी स्रोत से भी पैसा नहीं लिया जा सकता, और इसका भी उल्लेख है आपके विदेशी अंशदान विनियम जो अधिनियम है 2010 का, इसकी धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। जो इसमें शामिल किए गए हैं पॉइंट उनको ध्यान में रखकर अगर वो इसके तहत आते हैं तो वो इसमें अपना स्वैच्छिक योगदान नहीं दे। अन्य हम विशेषताएं देखें इसकी कि कुछ अन्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला, ये जो चुनावी इलेक्टोरल ट्रस्ट है एक वर्ष में कुल योगदान का 5% तक खर्च कर सकता है, जिसकी कुल सीमा निगमन के पहले वर्ष में 5 लाख रुपए और बाद में 3 लाख रुपए होगी। ये इतना मतलब 5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। दूसरा है, ट्रस्ट पात्र राजनीतिक दल से एक रसीद प्राप्त करता है जिसमें राजनीतिक दल का नाम, उसके स्थायी खाता संख्या मतलब बैंक अकाउंट आदि का उल्लेख होता है। ट्रस्ट को अपनी प्राप्तियों, वितरण एवं व्यय के संबंध में ऐसी लेखा बही और अन्य दस्तावेजों को रखना होता है तथा उनका अनुरक्षण करना आवश्यक होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी उनके पास पैसा आया उनने किसको दिया उसकी एक लिस्ट वो अपने पास रखते हैं। इसकी अन्य विशेषताओं में आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखें कि इसका महत्व क्या है। महत्व है, चुनावी ट्रस्टों को कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों को उनके चुनाव संबंधी खर्चों के लिए उपलब्ध कराए गए फंड में अधिक पारदर्शिता, ठीक है, लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। दूसरा है, निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता के हित में चुनावी ट्रस्टों द्वारा प्राप्त और राजनीतिक दलों उनके द्वारा वितरित किए गए योगदान के विवरण संबंधी वार्षिक
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चुनावी ट्रस्ट के योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मतलब चुनाव आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि भाई कैसे आपका जो पैसा आया या जो आपका चंदा आया या जो दान है उसको कैसे वितरित करना, कैसे देना, कैसा रख रखाव करना है, वो सारे उसके संबंध में चुनाव आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अब हमने क्या है 2 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। पहला क्वेश्चन हमारा था भारत नेट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। अब आपको डाउट कहाँ हो सकता था अगर आपने नहीं पढ़ा होता दुनिया का सबसे बड़ा, तो अब तो डाउट है ही नहीं क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। तो पहला सही है। दूसरा, इसे संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ये भी आपने पढ़ लिया है। तो दोनों सही। अब इनमें से हमें चूज करना है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा या सी, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं राजनीतिक व्यवस्था के संघीय ढांचे की या संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो कठोर और लिखित संविधान, हमने पढ़ा है कठोर होता है संविधान और लिखित होता है। द्विसदनीय विधायिका होती है, ये भी सही है। तीसरा, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है ना। अब क्यों होती है तो हम ये पढ़ चुके हैं। इसमें तीनों सही हैं, तो इसका जो जवाब होगा वो उपरोक्त सभी, मतलब डी आंसर इसका सही होगा। तो आज बस इतना ही। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।